कितने बजे ये फैसला आने वाला है, क्या वक्त रखा गया है इसके लिए? मैं आपको बता दूं कि 2 बजे अहम सुनवाई मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर होना है। इसमें कुल 18 याचिकाओं जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। हालांकि अभी वाद बिंदु तय नहीं हुए हैं, उन याचिकाओं पर फैसला नहीं आएगा। अभी सिर्फ एक याचिका पर फैसला आएगा, जिस याचिका को हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल किया गया था। पिछली सुनवाई पर उस मुद्दे पर बहस होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। दरअसल इसमें जो मांग की गई है, इसमें ये मांग की गई है कि जो पूरा स्थल है, विवादित स्थल, विवादित ढांचा, जो ईसा ईदगाह मस्जिद है, उसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इसी मुद्दे पर फैसला आज आ सकता है। इसमें तमाम जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उसका हवाला दिया गया है और उसी आधार पर जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की सिंगल बेंच ने इस अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस मामले में आज फैसला सुनाएगी। दोपहर 2 बजे करीब सुनवाई होगी, उसी समय इसका फैसला आ सकता है। इसके अलावा अयोध्या विवाद की तर्ज पर केस से जुड़ी लगभग 1.5 दर्जन याचिकाएं जो हैं तो मथुरा जिला न्यायालय में चल रही थी, उनको कोर्ट ने ट्रांसफर कर लिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इन सभी अर्जियों का एक साथ ट्रायल चल रहा है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.5 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान यानी गर्भगृह है, इसे विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग की गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल मानता है। यही विवाद है और इसी विवाद की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। बिल्कुल। और सर्वेश, अगर आज हिंदू पक्ष के फेवर में ये फैसला आता है तो एक तरह से कह लीजिए ये एक बड़ा फैसला होगा जो बाकी याचिकाओं पर भी प्रभाव डालेगा। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा था, जो हिंदू पक्ष के वादी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो हिंदुओं की यानी कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनाई गई है, यानी कि ये विवादित ढांचा है। सबसे पहले अगर इसे कोर्ट मान लेता है और आज फैसला आता है कि ये विवादित ढांचा है, तो जो तमाम याचिकाएं हैं 1.5 दर्जन यानी 18 जो याचिकाएं हैं, जिनमें अलग अलग याचिकाओं में इसी तरह की मांग की गई है कि उसे पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। वो जो जमीन है 2.5 एकड़ की जिसकी बात की जा रही है वो श्री कृष्ण विराजमान को दे देना चाहिए। श्री कृष्ण विराजमान कटरा केसों सहित जो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है कोर्ट, उस पर निश्चित तौर पर फिर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि ये विवादित है और विवादित होने के बाद उसका फैसला आसानी से हिंदुओं के पक्ष में हो सकेगा। और यही बार बार दलील वहां पर दी जा रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि वहां पर वैध धार्मिक स्थल एक मस्जिद है और वो किसी तरह से हिंदुओं का उस पर बिल्कुल। तो आज का ये फैसला सर्वेश काफी अहम माना जा रहा है। इंतजार, सबकी नजर इस फैसले पर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज फैसला आने वाला है। विवादित ढांचे को लेकर जिस तरह से कुछ एकड़ में मंदिर है और उसके बाद बाकी अगर एकड़ की बात की जाए मस्जिद है, उसी को विवादित मानते हुए हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच जिरह पूरी हो चुकी है। आज फैसले का दिन है और अगर ये फैसला मुस्लिम पक्ष में आता है तो फिर, और अगर हिंदू पक्ष में आता है तो फिर बाकी याचिकाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। इस पर सबकी निगाहें हैं कि आज क्या फैसला कोर्ट से निकलकर सामने आता है। और रायबरेली की बात करते हैं, जहां पर डलमऊ रोड पर करौती गांव के पास एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गए। हादसे के बाद ग्रामीण बाल्टी बोतल लेकर डीजल भरने पहुंच गए। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को मौके से हटाया। पुलिस ने टैंकर हटवाकर रास्ते को साफ कराया। देखिए, टैंकर पलटा, लेकिन वहां पर उसे हटाने की जगह जो आसपास के लोग थे वो पहले वहां पर तेल लूटने पहुंच गए। हालांकि बाद में इन सबको वहां से हटाया गया और फिर वहां पर टैंकर को हटवाकर रास्ते को साफ कराया गया। ललितपुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार एम्बुलेंस हाईवे पर बेकाबू होकर नीचे गिर गई और इस हादसे में 3 लोग बाल बाल बच गए। ड्राइवर और खलासी समेत तीनों लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। एम्बुलेंस मरीज को एमपी के सागर छोड़कर झांसी की तरफ लौट रही थी, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गई। तालबेहट पुलिस ने क्रेन से एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। झांसी नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ।
और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। इसके जरिए आप देखिए कि किस तरह से पहली तस्वीर पानी में गिरे एम्बुलेंस की है, दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस के रेस्क्यू की दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि सागर से यानी एमपी के सागर से एम्बुलेंस मरीज को छोड़कर लौट रही थी जब यह हादसा हुआ। पूरी तरह से पानी में समा गई, लेकिन इसमें जो 3 लोग सवार थे, ड्राइवर, खलासी और एक और व्यक्ति, उसने कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में क्रेन से इस एम्बुलेंस का रेस्क्यू किया गया। बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में शातिर बदमाश मानवेंद्र सेन उर्फ प्रिंस के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार बदमाश पर लड़के को गोली मारने का आरोप है। गिरफ्तार बदमाश पर 12 मामले इस वक्त दर्ज किए गए। मौके पर घटना में प्रयुक्त असलाह 32 बोर का पिस्टल और खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त प्रिंस के विरुद्ध 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे थाना रसड़ा पर पंजीकृत हैं और वो थाने का मजारिया हिस्ट्री सीटर भी है। वो जिस मुकदमे में सरेंडर होकर के जेल गया था, उसमें उसने एक लड़के का अपहरण करके अपने 4-5 साथियों के साथ पूरी तरीके से नंगा करके पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और क्षेत्र का शातिर अपराधी है। और खबर झांसी से लेते हैं, जहां पर एनकाउंटर में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के साथ 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में पहली मुठभेड़ हुई। गिरफ्तार बदमाश मध्य प्रदेश का रहने वाला है। गाड़ियों की चोरी कर ये लोग बेचा करते थे। अब पुलिस की गिरफ्त में पूछताछ की गई तो उसने नाम अपना अरविंद साक्या बताया, जो अभी कुछ दिन पहले दतिया जेल से छूटा। इस पे करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। इसका जो साथी है रामजी कुशवाहा, उसको भी हिरासत में लिया गया है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। पूछताछ से इन्होंने ये भी बताया कि इनके 3 साथी सूती मिल तिराहे पर हैं और वो अर्टिगा गाड़ी से हैं और इन लोगों ने अगल बगल तमाम जो खंडहर मकान है उसमें मोटरसाइकिलें चुरा रखी हैं। तत्काल उनको भी हिरासत में लेकर के मोटरसाइकिलें बरामद की जा रही हैं। अब तक करीब 2 दर्जन मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी हैं। इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और एक और खबर एनकाउंटर से, जहां पर बलिया में पुलिस ने एनकाउंटर किया। हिस्ट्री शीटर मानवेंद्र सिंह और प्रिंस को घायल किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने एसओजी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया। यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई। औरैया के दिव्यापुर पुलिस ने एनटीपीसी पावर प्लांट से कॉपर तार चुराने वाले गैंग के 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से चोरी के 38 किलो तांबा, कॉपर का वायर और करीब 150 मीटर तार के साथ चोरी करने वाले उपकरण भी बरामद कर दिए गए। और सीएएसएफ पेट्रोल को देखते हुए जब वो चले जाता था, उसी बीच में जो सोलर पैनल्स और उसके बीच में जो तार लगी होती थी उसको काट के बाउंड्री वॉल के बाहर फेंकता था और बाद में फुर्सत में ये लोग वो छीन के रबर निकाल के कॉपर जो है दुकान पे बेचता था। प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन लगातार जारी है। झांसी और सराय इनायत इलाके में 8 अवैध निर्माण को सील किया गया। आरोप के मुताबिक बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण हो रहा था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सीलबंदी की कार्रवाई कर नोटिस चस्पा किया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने युवक पर गोली चलाई। गोली लगने से लड़के की हालत इस वक्त गंभीर है। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। वारदात के बाद हमलावर फरार है। पुलिस हमलावरों की इस वक्त तलाश में जुट गई है। ये रॉबर्ट्सगंज से अपने गांव जब जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो हिंदवारी चौकी से पहले पुल के पास में पीछे से 2 लोग अपाची मोटरसाइकिल पे आए, जैसा कि मजरूब के द्वारा बताया गया है। और आने के बाद में इनके साथ गाली गलौज करी और गाली गलौज करने के बाद में उन्होंने इनके ऊपर फायर किया और इनकी मोटरसाइकिल की जो चाबी है उसको लेकर वो वहाँ से चले गए। इसमें तुरंत से मजरूब को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मजरूब से मेरे द्वारा बात भी की गई है।
और पूरा घटनाक्रम की जानकारी की गई है। अभी डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि वो खतरे से बाहर हैं, उनका जो प्राथमिक उपचार है वो चल रहा है। यहाँ पर सारे CCTVs को देखा जा रहा है और हमारी जो SOG की टीम है और थाने की टीम है और अन्य 2 टीमें इसके जल्द से जल्द वर्कआउट के लिए लगाई गई है। बांदा के थाना तिंदवारी पुलिस ने शातिर गो तस्करों अयूब खान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गो तस्कर पर 25,000 का इनाम था। 7 मार्च को केस दर्ज करने के बाद से गो तस्कर फरार चल रहा था। वाराणसी में बाइक और ऑटो की भिड़ंत हो गई। भीषण भिड़ंत बताई जा रही है। हादसे में एक शख्स घायल हो गया। हादसे की तस्वीर CCTV में कैद हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक ऑटो सड़क क्रॉस कर रहा है, तभी एक तेज रफ्तार बाइक आकर ऑटो से टकरा जाती है और बाइक सवार उछलकर दूर गिर जाता है। हादसा चोलापुर थाना क्षेत्र के चंदा चौकी के पास का बताया जा रहा है। हाथरस में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पकड़ लिया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी की मौके पर मौत हो गई और उसका प्रेमी घायल हो गया। आरोपी पति का एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पत्नी गौरी अपने प्रेमी करण के साथ रह रही थी। पति अपने 3 साथियों के साथ उसके घर पहुंचा, पत्नी और प्रेमी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पत्नी की मौत हो गई, प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला कोतवाली साहापऊ गांव का बताया जा रहा है। पति और पत्नी के बीच की बात थी। ये एक ट्रायंगल था, त्रिकोणीय संबंधों के बीच में, जिसके कारण की ये हत्या हुई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, मुजफ्फरनगर में जिस पंडित जी वैष्णो ढाबे के मामले में बवाल मचा था उसे अब बंद कर दिया गया है। दावा किया गया है कि 28 जून को हुई घटना के बाद वहां लोगों ने आना ही बंद कर दिया। आरोप लगा कि 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारी की पैंट उतरवाकर उसका धर्म पता करने की कोशिश की गई। आरोप लगाया गया कि जब उस कर्मचारी से नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम गोपाल बताया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका नाम असली तजम्मुल है और ये बात उन्होंने खुद कबूल की। इसके बाद ये मामला और गर्माया और अब उस ढाबे को ही बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो ढाबा है, जो ढाबे के कर्मचारी हैं और ढाबे के मालिक हैं, उन्होंने ये ढाबा कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, स्वेच्छा से ही बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इनका कहना यह है कि लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ था, अन्य लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे थे और ग्राहक ना आने की वजह से जो इनके कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उनकी प्रतिदिन के जो पैसे हैं वो इनके ऊपर चढ़ रहे थे। तो इस वजह से तंग आकर के इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये कब खोलेंगे वो तो इन्हीं के ऊपर निर्भर है, लेकिन फिलहाल परेशान होकर इन्होंने बंद कर दिया है और स्वतः ही बंद किया है। हमारे 5 लोगों का स्टाफ है, 1000-1500 रुपये का राशन हम खा लेते हैं। हमारी कोई दुकानदारी नहीं हो पाएगी, लेबर हमारी खर्चा नहीं निकल पाएगा। कहाँ से तो हम रेंट दे देंगे, कहाँ से हम अपनी दिहाड़ी दे देंगे। 4-4 दिन की इनकी दिहाड़ी हो गई है, बताइए। सुबह से बैठे एक कप चाय तक नहीं बेची है, हम लोगों ने खुद चाय नहीं की है, मीडिया वजह की है यहाँ पे। अब आप एक बात रहिए, जो इनकी दिहाड़ी है, बच्चे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी दिहाड़ी तस्वीर महाराज दे देंगे। मुजफ्फरनगर में नाम और पहचान विवाद के बीच अब यशवीर महाराज के समर्थन में कई हिंदू संगठन उतरे। कावड़ यात्रा से पहले चलाए जा रहे अभियान को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने सड़क पर उतरकर अभियान में हिस्सा लेने की बात कही। हिंदू संघर्ष समिति में करीब 30 हिंदू संगठन है जो इस अभियान में अब शामिल हो चुके हैं। क्या नाम है? ये हमारी जो सावन में पवित्र कावड़ यात्रा और शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जाते हैं, तो ऐसे में कुछ विधर्मी अपनी पहचान छुपाकर और उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे जनपद के पूज्य स्वामी यशवीर जी महाराज द्वारा ये अभियान चलाया गया था और इसमें बहुत के चेहरों से नकाब उतरे थे।
उसी मुहिम को स्वामी जी की हमारा समर्थन है। हिंदू संघर्ष समिति के 30 संगठनों का उन्हें समर्थन है। जमियत उलमाए हिंद के स्वामी यशवीर महाराज के चेकिंग अभियान का विरोध किया है। संगठन में प्रशासन ने ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जमियत का कहना है कि ये शासन प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गाइडलाइन आ चुकी है और सब लोग उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन ये कौन होते हैं जो इस तरह से चेकिंग कर रहे हैं? लेकिन कुछ लोगों ने मुल्क का और मुजफ्फरनगर का माहौल ख़राब करने का ठेका ले रखा है। कुछ लोग जो है, जो काम प्रशासन को करना चाहिए, जो काम शासन को करना चाहिए, कुछ लोग सुर्खियों में बना रहने के लिए इन काम को अंजाम देते हैं। किस ढाबे पे किसका नाम होना चाहिए, ढाबे पे कौन किसका नाम नेम प्लेट होनी चाहिए, ढाबे का मालिक कौन है। हम ये कहते हैं ये आप लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है, ये काम शासन और प्रशासन का है। और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर विवाद बढ़ चुका है। ऐसे में हरिद्वार को लेकर दिल्ली तक जितने भी ढाबे खुले हैं उनमें कई ढाबे मुस्लिमों के हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने इन ढाबों का रियलिटी चेक किया और ये जानने की कोशिश की कि इन ढाबों के मालिक किस धर्म से हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान इन ढाबों पर नॉनवेज बनता है कि नहीं। हम एक ऐसे ही पंजाबी ढाबा पहुंचे हैं जो कि यही इसी हाईवे पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ढाबे पे अभी फ़िलहाल बहुत ग्राहक नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं इस ढाबे में। दरअसल ढाबों को लेकर पिछले साल भी विवाद उठा था और पिछले साल जब मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि नेम प्लेट लगानी होगी, आपको पहचान बतानी होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये ढाबे चला कौन रहा है, क्या ऐसे वाकई में ढाबे हैं। हम पंजाबी ढाबे में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर QR कोड है एक बार उसे चेक करते हैं कि क्या ये किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये देखिए, इस पर लिखा है पंजाबी ढाबा और बैंकिंग नेम भावना लिखा है। हमारे साथ एक शख्स है बातचीत करने के लिए। आपका नाम क्या है? सोनूपाल। सोनूपाल। सोनू भाई ये बताइए कि इसके मालिक कौन हैं? सर मैं ही हूँ सर, इसका मालिक मैं ही हूँ। आप ही इसके मालिक? जी सर। अच्छा देखिए, ये फूड लाइसेंस दिखा रहे हैं, ये सोनूपाल के नाम से फूड लाइसेंस है। तो इसमें आपके पार्टनर हैं मोहम्मद यूसुफ? जी सर। और आपको बताएं कि लगातार इसी तरह से मुजफ्फरनगर में न्यूज़ 18 की टीम एक ढाबे की जिसका नाम प्रधान फूड कोर्ट था, वहां का रियलिटी चेक किया और इस ढाबे का मालिक का नाम मुजीब अहमद है और इस नाम को ढाबे वालों ने छिपाया भी नहीं है। मुजफ्फरनगर में ही एक दूसरे ढाबे पर हमारी मौजूदगी है, जिस ढाबे का नाम है प्रधान फूड कोर्ट। ये आप देखेंगे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ग्राहक नहीं है, संभवतः सीज़न ऑफ हो चुका है, तो अभी आपको जो यहाँ पर ढाबा है वो खाली नज़र आएगा। लेकिन आप देखिए काफ़ी बड़ा ये ढाबा है और यहाँ पूरी तरह से शाकाहारी जो व्यंजन है, खाना है, वो यहाँ पर मिलता है। देखिए यहाँ पर QR कोड भी रखा हुआ है। यहाँ पर आपने विवाद सुना होगा, जो कैंपेन एक तरह से जो स्वामी यशवीर महाराज हैं वो चला रहे हैं। इस होटल के मालिक कौन है और यहाँ पर पूरी तरह से वेज खाना मिलता है? सर सब वेज है यहाँ पे, कोई भी नॉन वेज नहीं है। आप चाहो तो किचन भी चेक कर सकते हो, सब चीज़ ना। ऐसा कोई लफड़ा है मतलब कि ये है मुस्लिम का और हमने फ़ोन पे वगैरह हिंदू के नाम कराया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मालिक है वो मेन मालिक है। अच्छा, क्या नाम है मालिक का? वो कहाँ रहते हैं? वे है मुजीब अहमद है जी, मालिक है तेवड़ा के। अच्छा, यहाँ आते हैं, बैठते हैं या आप ही यहाँ पर देख रेख करते हैं? बस उनके जो हमारे वर्कर है सर, सब जो हम हिंदू लोग हैं सब वे बैठते हैं। और अगर ऐसे ही कावड़ के टाइम कुछ कावड़ से 10 दिन पहले होटल भी बंद हो जाता है।
तो कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग के होटलों पर नाम लिखने और नॉनवेज ना बेचने के फैसले का मुस्लिम समाज ने स्वागत किया है। संभल के मुस्लिम समाज के मुस्लिम होटल मालिकों ने 1 महीने होटल बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही 1 महीने मीट न मिलने की बात कहते हुए शाही पनीर, दाल, सब्जी बेचने की बात भी कही है।